क्या आपको पता है कि मोर देन 90% ऑफ दिस एप्पल प्रोडक्ट्स आर मेड इन चाइना, 36% ऑफ दिस नाइकी शूज आर मेड इन चाइना एंड इंडिया में जितने भी खिलौने टॉयज आते हैं उसका भी 86% चाइना से इंपोर्ट होता है। जैसे इंडिया में डीमार्ट है वैसे यूएसए में वॉलमार्ट है, उसके भी 70 to 80% प्रोडक्ट्स आर मेड इन चाइना। आज की डेट में ज्यादातर कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है। चाइना अकाउंट्स फॉर 28.7% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, इंडिया अकाउंट्स फॉर जस्ट 3.1%। मतलब इंडिया चाइना के आसपास भी नहीं है। एंड इसी डेटा के अकॉर्डिंग अगर 10% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी चाइना से इंडिया में शिफ्ट होती है तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डबल हो जाएगा। एंड अगर ऐसा होता है तो इंडिया में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगा, फैक्ट्रीज खुलेगी और जीडीपी हमारी ग्रो होगी। बट ऐसा कैसे होगा? आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि चाइना कैसे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बना और कैसे इंडिया भी चाइना के बाद अब वर्ल्ड का नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अगर तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। एंड ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, फुल ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। सो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में बात करते हैं दैट व्हाई चाइना इज द वर्ल्ड्स फैक्ट्री। इसका सबसे बड़ा रीजन है इट्स ह्यूज पॉपुलेशन। आज की डेट में चाइना की पॉपुलेशन है लगभग 145 करोड़, जिसमें से 70 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यानी रफली 50% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। एंड चाइना ने अपने इस पॉपुलेशन को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है, प्रोडक्टिव बनाया है, एफिशिएंट बनाया है, स्किलफुल बनाया है। इसलिए ग्लोबली जितने भी कंपनीज हैं वो चाइना को एक फेवरेबल स्पॉट देखती हैं फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। सेकेंड रीजन है चीप लेबर। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 70 करोड़ से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं तो सप्लाई की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें, यूएसए में देखें, जहाँ पर आपको लोगों को पर आवरली बेसिस पर पेमेंट करनी पड़ती है $14, $20, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसलिए उन कंट्रीज के लिए या ग्लोबली भी अगर हम बात करें तो चाइना एक चीप लेबर वाला कंट्री बन जाता था, इसलिए वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता था। देखिए कंपनीज के लिए इसलिए फायदा है बिकॉज वो लेबरर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है, कम पैसों में ज्यादा काम करवा सकती है विदाउट किसी लीगल इशू में आए बिना। इसलिए कंट्रीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना प्रेफर करती है। जो भी कंपनीज चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती हैं, चाइना उन्हें टैक्स बेनिफिट्स देता है जिसकी वजह से वो कॉस्ट सेव कर पाती हैं। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छे रोड्स, बिल्डिंग्स, रेलवे, एविएशन सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड एक और अच्छी बात यह है कि वहाँ पर एक ही पार्टी रूल करती है, जिस वजह से कंपनीज को वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने का डर भी नहीं रहता, जिसकी वजह से ही चाइना ने लास्ट 2-3 डेकेड में अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है। लगभग सब कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही है, बट वेट, ये शायद चेंज होने वाला है। चैप्टर 2, बाय बाय चाइना। China, violence erupted at the world's largest iPhone factory. However, recent trends show that companies, especially tech companies, are leaving China and some are shifting to India. We're going to start with Apple and reports that it has plans to accelerate a shift which would see production move out of China. That Kim, Apple is looking to move production out of China. That's because of ongoing problems with COVID restrictions, supply chain issues, and labor unrest. अब बड़ी-बड़ी कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाइना से चेंज कर रही हैं, जिसके पीछे बहुत ही सारे रीजन है। नंबर 1 रीजन इज ट्रेड वॉर अगेंस्ट चाइना। आइए पहले जानते हैं कि आखिरकार ये ट्रेड वॉर क्या होता है। जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली हर्ट करना चाहती है और अपने ही कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रही है उसको कॉम्पिटिटिव बनाना चाहती है एज अगेंस्ट ऑल द आउटसाइड इंपोर्ट्स, तो वो उस दूसरी कंट्री के इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ या टैक्सेस लगा देती है ताकि उसके कंट्री में जो बनाया जा रहा सामान है वो सस्ता रहे और दूसरे कंट्री से जो इंपोर्ट होके आ रहा है वो महंगा हो जाए, ताकि उस कंट्री के जो लोग हैं वो अपने ही कंट्री का सामान यूज़ करें। ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे 2018 में किया। चाइना के ऊपर $550 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, टैक्सेस बढ़ा दिया। इस टैरिफ के बढ़ाए जाने के बाद चाइना से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तो नहीं हटे, बट चाइना का सामान यूएसए में महंगा हो गया। सेकंड रीजन, चाइनाज जीरो कोविड पॉलिसी। जो काम ये ट्रेड वॉर ना कर पाया वो काम कोविड ने कर दिया।
तो जैसा कि आपको भी पता कि बहुत सारी कंट्रीज ने ये क्लेम किया कि चाइना ने इंटेंशनली कोविड को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया ताकि वो अपनी इकॉनमी को बढ़ा सके, एंड इसी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं एंड चाइना के अगेंस्ट ड्यू टू कोविड बाकी सारी कंट्रीज़ का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, उनका चाइना के ऊपर विश्वास पूरी तरह उठ चुका है। इसलिए कंट्रीज़ इस जियोपॉलिटिकल टेंशन से हटने के लिए अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को चाइना से हटाकर दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, वियतनाम और बांग्लादेश। थर्ड रीजन, एरा ऑफ चीप लेबर इज ओवर नाउ। सो जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा कि चाइना क्यों मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाया, क्योंकि वहाँ पर लेबर बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। बट ओवर द टाइम क्योंकि चाइना इतना ज़्यादा डेवलप्ड हुआ ड्यू टू दिस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, तो अब वहाँ पर भी लेबर की कॉस्ट, जो वेजेस हैं उनके मिनिमम वेजेस हैं वो बढ़ गए हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, चाइना में पर आवर वेजेस आर $7.1 एज कम्पेयर टू इंडिया जहाँ पर सिर्फ $0.8 हैं। तो अब आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि चाइना अब चीप लेबर मार्केट नहीं रहा। सो क्योंकि अब इंडिया में लेबर इतनी ज़्यादा सस्ती हो गई है, चीप हो गई है, इसलिए कंपनीज को एक और मौका मिल गया है कि चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हटाकर वो इंडिया जैसी कंट्री में सेटअप करे। सो इसी 3 रीजंस की वजह से धीरे धीरे कंपनीज चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती हैं और वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना चाहती हैं। एंड डेटा भी ये चीज़ कंफर्म करता है कि लास्ट कुछ सालों से ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में चाइना का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे करके कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप स्क्रीन पर डेटा देख सकते हैं, क्लोथिंग एंड एसेसरीज सेगमेंट में 2016 में ग्लोबल एक्सपोर्ट में चाइना का शेयर था 41%, जो अब 37% रह गया। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में 2016 में उनका परसेंटेज था 64%, जो अब 2022 में 53% रह गया। फुटवेयर में पहले था 72%, अब 65 रह गया। एंड ट्रैवल गुड्स एंड हैंडबैग्स में जो पहले 83% था, अब वो 70% रह गया। सो ये डेटा पॉइंट्स हमें ज़रूर कंफर्म करता है कि कंपनीज चाइना से जो मूव आउट करना चाहती थी उसकी शायद शुरुआत अभी हो चुकी है। बट अगर चाइना नहीं तो और कौन? तो नहीं तो इंडिया, बांग्लादेश एंड वियतनाम। जी हाँ। सो अब हम चैप्टर 3 में आते हैं, विच कंट्री कैन रिप्लेस चाइना। सो एक नज़र हम वियतनाम के एक्सपोर्ट्स पर भी देते हैं। सो फर्नीचर सेगमेंट में पहले उसका ग्लोबली एक्सपोर्ट शेयर था 8%, जो अब 17% हो गया। फुटवेयर सेगमेंट में जो पहले 12% एक्सपोर्ट शेयर था, अब वो 16% हो गया। ट्रैवल गुड्स एंड हैंडबैग में 6% जो शेयर था, अब वो 10% हो गया। सो दिस डेटा क्लियरली शोज कि अगर कंपनी चाइना को छोड़कर मूव आउट कर रही हैं तो ज़रूर वो वियतनाम को भी एज अ कंट्री एक ऑप्शन देख रही हैं। बट वहीं अगर हम दूसरी तरफ भी देखें तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एंड रिसेंटली इंडिया ने फर्स्ट टाइम $400 बिलियन का एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट है वो अचीव किया। चैप्टर 4, इंडिया द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब एंड मोदीज मास्टर प्लान। सो जस्ट टू क्लैरिफाई, आप ये मत समझिएगा कि ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट है या फिर मैं बीजेपी भक्त हूँ, बट हम अनबाइज्ड न्यूट्रल होके अभी कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे, जिसकी वजह से हाँ इंडिया को नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में शायद एक मदद मिलेगी। सो 2014 में जब मोदी जी ने इलेक्शन जीता, सो ही वॉज वेरी क्लियर कि इंडिया के पास भी वो सारे रिसोर्सेज हैं कि वो चाइना को एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग हब रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज, लो कॉस्ट, चीप लेबर एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। सो गवर्नमेंट का पहला मूव था मेक इन इंडिया कैंपेन। सो 2014 में गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया एंड उस टाइम पर 2014 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में 14% कंट्रीब्यूट करता था। एंड 2025 तक गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन रेशियो है उसको 25% तक लेके जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ, अभी आज की डेट में 2023 में ये परसेंटेज सिर्फ 17% तक ही बढ़ा है। सो गवर्नमेंट का जो भी गोल था कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है फैक्ट्री खोलकर, वो अभी थोड़ा ही पूरा हो पाया है। सो अभी हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़रूरत है। देन केम दिस स्ट्रेटेजी कॉल्ड China+1। सो लास्ट 30 सालों में यानी 3 डेकेड्स में कंपनीज ने चाइना में बहुत ही ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में कुछ पॉइंटर्स डिस्कस किए, जिसकी वजह से कंपनीज को ये समझ आ चुका है कि वो चाइना पर सोलली डिपेंडेंट नहीं रह सकते और उन्हें किसी दूसरी कंट्री में एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा। एंड उसके जो भी रीजंस थे वो भी हमने चैप्टर 2 में ये पॉइंटर्स में डिस्कस किए। सो अभी
इसलिए ये नोशन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, चाइना प्लस वन, जिसका मतलब ये है कि कंपनीज चाइना को छोड़कर एक दूसरा ऑल्टरनेटिव, एक मैन्युफैक्चरिंग हब किसी कंट्री में सेटअप करना चाहती हैं। सो अगर तो हम 2-3 डेकेड्स पीछे जाकर अगर एनालाइज करें कि क्यों कंपनीज ने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया था, तो सबसे बड़ा रीज़न था कि लोअर लेबर कॉस्ट थी, बहुत ही सस्ती लेबर वहाँ पे मिल जाती थी। बट आज की डेट में अच्छा एक ऑल्टरनेटिव इंडिया में है, वहाँ पर लेबर कॉस्ट चाइना से बहुत ही ज़्यादा कम है। चाइना में अगर आवरली वेजेस $7.1 हैं तो इंडिया में सिर्फ $0.8 हैं। तो अब कंपनीज के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बन जाता है इंडिया, जहाँ पर आपको चीप लेबर मिल जाती है एंड होपफुली अगर हम उन्हें ट्रेन कर पाएँ तो एक चीप एंड स्किल्ड लेबर का जो एक लीथल कॉम्बिनेशन है उसको बीट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। सो फोर्थ रीज़न, इंडियाज़ यंग पॉपुलेशन। सो चाइना की जो पॉपुलेशन की मीडियन एज है वो है 38 ईयर्स। मीडियन मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन किस एज ग्रुप को बिलोंग करती है, तो चाइना के केस में मीडियन एज है 38 ईयर्स। इंडिया के केस में मीडियन एज है 28 ईयर्स। सो आप देख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से काफ़ी ज़्यादा यंग है एंड क्योंकि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है तो ओवर द ईयर्स वहाँ पर लेबर की सप्लाई कम होती जाएगी। सो इसी वजह से इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है और चीप लेबर है वो एक बड़ा रोल प्ले करेगी कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए। सो लास्ट ईयर ही पीएम मोदी ने $1.2 ट्रिलियन की एक गति शक्ति योजना लॉन्च की। सो बेसिकली इंडिया में होता ही है कि आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट नहीं होते और अपने एस्टिमेटेड बजट में पूरे नहीं होते, जिसका एक सबसे बड़ा रीज़न है करप्शन, वो तो है ही है, बट उसको छोड़कर लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंडियन गवर्नमेंट में 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग रोड्स एंड हाईवेज, रेलवेज, शिपिंग, पेट्रोलियम एंड गैस, पावर, टेलीकॉम, एविएशन, जो कि सारे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल रोड बनती है तो इलेक्ट्रिसिटी वाले आ जाते हैं कि हमें वायर्स बिछानी है तो रोड तोड़ो, फिर दोबारा रोड बनेगी तो गैस पाइपलाइन वाले आ जाएंगे कि हमें गैस पाइपलाइन डालनी थी। इस वजह से क्योंकि इन मिनिस्ट्रीज़ का आपस में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है एंड ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, ये मिनिस्ट्रीज आपस में सिंक नहीं कर पाती, इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं और उनकी जो एस्टिमेटेड बजट है, कॉस्टिंग है, उससे ऊपर वो खर्चा चले जाता है। सो गति शक्ति योजना के अंडर इन सारे ही 16 मिनिस्ट्रीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर यूनाइट किया जाएगा, वो भी डिजिटली, ताकि ये सारी मिनिस्ट्रीज आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, सिंक है, और कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल आता है तो बहुत ही फटाफट अप्रूवल मिल सके। एंड ये योजना इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आने वाले कुछ सालों में अगर कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में सेटअप करते हैं तो उन्हें अप्रूवल जल्दी मिलेंगे और वो जल्दी आगे प्रोसीड कर पाएंगे। सो जैसे कि फरवरी 2023 वाले बजट में, जिसको अमृत काल बजट का नाम दिया गया, अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। उसमें निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कैपेक्स के ऊपर जो स्पेंडिंग थी उसको 33% बढ़ाई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और उसको अब 10 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि इंडिया जैसे कंट्री में अगर 10 लाख करोड़ इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, बिल्डिंग्स, इनके ऊपर स्पेंड किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली कि जब गवर्नमेंट रोड, रेलवेज, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, ये सब सेटअप करने में पैसा इन्वेस्ट करेगी तो वो एक कंट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। एंड ऑब्वियसली आप इसको मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग वाले एंगल से भी देख सकते हैं कि अगर कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होगा तो आने वाले टाइम में कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ज़रूर सेटअप करेंगी। बिकॉज किसी भी कंपनी को अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है तो उसको लैंड के साथ साथ आसपास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए ताकि वो अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बचा सके, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, अपना जो भी उसका नेटवर्क है उसको अच्छे से वो सेटअप कर पाए। सो ये सारे पॉइंट्स इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में ज़रूर मदद करेंगे, बट जैसा कि भूला जाता है कि कहना आसान होता है और करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। सो नेक्स्ट चैप्टर 5 में हम देखते हैं कि व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स फॉर इंडिया। सो किसी भी देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए उसके पास ये 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होने बहुत ही ज़रूरी हैं। फर्स्ट, कंपोनेंट्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल के कंपोनेंट्स हैं वो लोकली वहीं पे प्रोड्यूस होने चाहिए और आसपास प्रोड्यूस होने चाहिए ताकि रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो और रॉ मटेरियल की इन जनरल कॉस्ट कम आए।
सेकंड टेक्नोलॉजी, सो उस देश में टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए और स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जैसा कि हमने देखा कि बजट में 10 लाख करोड़ का प्रपोजल आया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर शायद इंडिया सॉर्ट कर लेगा आने वाले टाइम में। बट फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट सॉर्ट करने में इंडिया को काफ़ी दिक्कत आ सकती है कि वो कैसे मेक श्योर करेगा कि जो भी रॉ मटेरियल है या लोकल कंपोनेंट्स हैं वो लोकली इंडिया में ही बने और उनकी कॉस्ट को कम किया जा सके। एंड सेकेंडली, इंडिया में इवन दो इंजीनियर्स बहुत हैं और लेबर बहुत है, बट स्किल्ड लेबर और एक लेबर की जो टेक्नोलॉजी को समझ सके, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए, वैसी स्किल्ड लेबर इंडिया में भी काफ़ी कम है। सेकंड मेजर रोड ब्लॉक्स, रिलीजन या पॉलिटिक्स। सो आपको ये पता है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स की गेम चलती है। आप कोई न्यूज़ चैनल ओपन कर लो तो हिंदू मुस्लिम इन्हीं सब की लड़ाई यहाँ हो रही होती हैं। एंड इंडिया में आज भी इलेक्शंस रिलीजन, कम्युनलिज्म, जात पात पर लड़े जाते हैं। तो जब तक इंडिया ग्रोथ को प्रायोरिटी नहीं देगा और अभी भी कास्टिज्म और रिलीजन में फंसा रह जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना बहुत ही मुश्किल। इंडिया में अभी बहुत से रीजन है जहाँ पर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। दो हमने इंडिपेंडेंस से बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया या इस डेकेड में भी बोलूँ तो इंप्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा हुई है। आजकल विलेजेस में भी, गाँव में भी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे टाइम के लिए आती है। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग हब आपको बनना है तो आपको 24 आवर्स नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होगी, और वो भी एंटायर कंट्री में। क्योंकि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आता है तो वो ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि कुछ घंटों के लिए उसकी मशीनें बंद हो जाएं। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी इंडिया अभी 63rd नंबर पर है। 190 कंट्रीज़ की ये लिस्ट है, ये डेटा है, उसमें से इंडिया 63rd नंबर पर आता है। तो अभी भी इंडिया को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंकिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिकॉज अगर इंडिया में किसी भी कंपनी के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब आके यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना ईजी नहीं है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ नहीं दे पा रही, टैक्स बेनिफिट्स उनको नहीं दे पा रही, तो शायद वो इंसेंटिव अगर उनको किसी और कंट्री में मिलता है तो वो वहाँ चले जाएंगे। तो शायद बांग्लादेश या वियतनाम जैसी कंट्रीज़ जो इंडिया को पूरा चैलेंज कर रही है, टक्कर दे रही हैं, वो शायद बाजी मार जाए। बट जो इंडिया के सामने चैलेंजेस हैं, इंडिया को उसको ज़रूर सही करने की ज़रूरत है। अदरवाइज शायद जैसे मैंने बोला, बांग्लादेश, वियतनाम हमसे बाजी मार सकते हैं। सो आपको क्या लगता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा या नहीं, या और क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए? सो ज़रूर अपने व्यूज़ कमेंट में हमें बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, बिकॉज अगर आप ये वीडियो लाइक करते हैं तो यूट्यूब और दूसरे लोगों को ये वीडियो रेकमेंड करेगा। और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये मिशन है कि जल्दी हम 50 के सब्सक्राइबर्स पूरा करना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।